हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मिशन 0.2 में। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूँ जो हिस्ट्री का क्वेश्चन जो आंसर एप्लीकेशन पे जो पढ़ाते हैं उसी का नोट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा 9 नंबर चैप्टर जो ब्राह्मण समाज। शुंग वंश जो 185 से 73 BC मगध पर शासन करने वाला यह पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश था। इस वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई, जबकि द्वितीय राजधानी विदिशा को बनाया। विदिशा का पुराना नाम बेसनगर मध्य प्रदेश था। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी शासक माना जाता है। इसका प्रमाण दिव्यावदान से प्राप्त होता है। हालांकि इनके काल में कई बौद्ध विहार का भी निर्माण हुआ। इसने बहुत सारे बौद्ध स्तूपों तथा मठों को ध्वस्त करा दिया। इनके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई। पाणिनि ने अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ लिखा। ये देखते हैं। मनु ने मनुस्मृति लिखी। गामी ने गद्य संहिता लिखा। जिनसेन ने हरिवंश की रचना किया। ठीक है, इसके समय दो यमन विदेशी आक्रमण हुए। दोनों ही यमन आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र द्वारा विफल कर दिया। इन दोनों ही आक्रमण के समय पुष्यमित्र शुंग विजयी हुए और इस अवसर पर पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नित्य में 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाया एवं अपने राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित करके विदेशिया को बनाया। ठीक है, पहले आक्रमण का नित्य डेमेट्रियस ने किया। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरे आक्रमण का नित्य मिलिंद ने किया। मिलांडर को बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, जिससे उन्हें बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया था। इस वंश के शासक भागभद्र के दरबार में एवं विदेशी राजदूत हेलियोडोटस आया था, जो भागवत धर्म अपना लिया। इसने भगवान विष्णु के सम्मान में विदिशा या वेशनगर मध्य प्रदेश में गरुड़ ध्वज अभिलेख का निर्माण कराया था। आगे देखते हैं। इसने ऊपर भगवान विष्णु के लिए देवस्य शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। देखते हैं। सातवाहन वंश प्रतिष्ठान 30 BC से 250 AD। इस वंश के संस्थापक सिमुक थे। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र थी, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सातवाहन वंश किसी न किसी रूप में 3 शताब्दियों तक बने रहे, जो प्राचीन भारत में किसी एक वंश का सर्वाधिक कार्यालय है। ठीक है, सातवाहन वंश का सबसे योग्य शासक हल था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। इसके समय नासिक के शासक नहपान ने आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमी पुत्र सातकर्णी ने उसे पराजित कर दिया। इसकी जानकारी महाराष्ट्र के नासिक जोगलथम्बी से मिले सिक्कों से मिलती है, जिसके एक और गौतमी पुत्र सातकर्णी एवं दूसरी ओर नहपान का नाम और चित्र अंकित है, जिससे पता चलता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शासक नहपान को हराया था। आगे देखते हैं। इस वंश का अलावा शासक वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी था।
इसके समय पुनः उज्जैन के शक ने आक्रमण किया। इस बार शक वंश की ओर से आक्रमण का नित्य रुद्रदामन कर रहा था। रुद्रदामन ने वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को पराजित कर दिया, किंतु दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। इस वंश का अंतिम शासक यज्ञ श्री सातकर्णी था, जिसके सिक्के पर जहाज का चित्र अंकित था। सातवाहन वंश ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। आगे देखते हैं। ब्राह्मणों को सबसे पहले भूदान सातवाहनों ने देना प्रारंभ किया, किंतु सर्वाधिक भूदान गुप्त शासकों ने दिया। वेतन के बदले भूमि देने की सामंती व्यवस्था सातवाहन ने प्रारंभ किया, किंतु सर्वाधिक प्रयोग गुप्त राजाओं ने किया। सातवाहन समाज मात्य सत्यात्मक था। आगे देखते हैं। यहाँ नाम के पहले माता का नाम लिखा जाता था। क्या लिखा जाता था? नाम के पहले माता का नाम लिखा जाता था, किंतु राजा पुरुष ही होता था। इस समय सीसा के सिक्का का प्रयोग होता था। चांदी के सिक्के को कसाणपट तथा सोने के सिक्के को श्रवण कहते थे। सातवाहन साम्राज्य के भूमि गोदावरी नदी घाटी में थी, जिस कारण यह अत्यधिक उपजाऊ थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एक चैप्टर कराएंगे जो 10 जो मौर्योत्तर काल। ठीक है। जो बिहार दरोगा का तो चैप्टर नंबर 10 है जो मौर्योत्तर काल। ठीक, तो देखिएगा फ्रेंड्स, मौर्योत्तर काल के पतन के बाद मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया और कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारियों को भारत एक अवसर की तरह दिखने लगा। ठीक है, मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर 4 विदेशी आक्रमण हुए जो निम्न है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा कौन कौन है। तो आपको हो जाएगा इंडो ग्रीक हिंद यवन, यह से शक हो जाएगा सिथियन। ठीक है, पी से पल्लव, हम पार्थियन हो जाएगा, के से कुषाण हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हिंद ईनानी इंडो ग्रीक, इसका क्षेत्र हिंद कुश पर्वत के समीप का बैक्टीरिया प्रांत था। ठीक है, अतः इन्हें बैक्टीरियन शासक भी कहते हैं। ठीक, डेमोट्रियस ने शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हो गया। आगे देखते हैं। अगला शासक मिनांडर बना। इससे भी शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हो गया। इस मिनांडर बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। यह बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी था। नागसेन एवं मिनांडर मिलिंद के वार्तालाप की चर्चा नागसेन की पुस्तक मिलिंदर पन्नों में है। ठीक, आगे देखते हैं। शक वंश सिथियन वंश 90 BC। मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी शक था। शक या सिथियन थे। ठीक है, ये बोलन दर्रा पार करके भारत आए थे। शक मध्य एशिया के रहने वाले थे। ठीक है, इन्हें यूची वंश काबिला वालों ने मध्य एशिया में से भाग दिया था। ठीक है, शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। शकों के शासक व्यवस्था क्षत्रप शासक व्यवस्था थे। आगे देखते, शकों ने भारत में उत्तर एवं पश्चिम दिशा में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। नासिक के शक शासक
नहपान से सातवाहन शासक गौतम पुत्र सतकर्णी पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गया। इसकी जानकारी नासिक के जोगलथम्बी से मिले सिक्के से मिलती है। ठीक है, देखते हैं। सबसे प्रतापी शक शासक उज्जैन का रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने सातवाहन शासकों वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी को पराजित कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। रुद्रदामन का गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पर जूनागढ़ अभिलेख मिला। ठीक है, यह संस्कृत भाषा में लिखा भारत का पहला अभिलेख है। इसका अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्चा पर गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाया था। यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम में भी विस्तार की जानकारी देता है। ठीक, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण जीर्णोद्धार अपने अधिकारी सुविशाखा द्वारा करवाया। ठीक है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का सर्वनाश कर दिया। क्या किया? शकों का सर्वनाश कर दिया और इस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के चलाए। इस सिक्के को रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूपक था। शक शासकों ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किए गए कनिष्ठ के कैलेंडर का इतना अधिक प्रयोग किया कि इसे शक संवत कहने लगा। ठीक है, देखते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर यह सूर्य पर आधारित है। यह ईसा के जन्म से प्रारंभ होता है। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। ठीक है, विक्रम संवत इसे मालवा शासक विक्रमादित्य 457 ईस्वी पूर्व प्रारंभ किया था। ठीक है, यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है, अर्थात विक्रम संवत में तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर 57 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी कारण संविधान लागू होने की तिथि 1949 को विक्रम संवत में 1949 प्लस 57 बराबर 2006 कहलाता है। शक संवत इसे कनिष्ठ के 78 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के समय प्रारंभ किया। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 ईस्वी बाद आया, अतः यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है। 22 मार्च 1957 ईस्वी से राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को अपनाया गया था। देखते हैं फ्रेंड्स। शक संवत में तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में 78 वर्ष घटा दिया जाता है। कितना घटा दिया जाता है? 78 वर्ष घटा दिया। शक संवत एवं विक्रम संवत के बीच 135 वर्ष के अंतर है। विक्रम संवत शक संवत हिजरी कैलेंडर मुस्लिम कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है। मुस्लिम कैलेंडर किस पे आधारित है? तो चंद्रमा पर आधारित है। अतः इसका त्यौहार भी हर एक वर्ष 11 दिन पीछे हो जाता है, किंतु 3 साल बाद शक संवत में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। आगे देखते हैं। पहलव पार्थियन वंश मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा वंश पार्थियन या पहलव थे। इस वंश के सबसे योग्य शासक गोंदोफेनियस थे, जिनका उल्लेख पाकिस्तान के तथ्य वही अभिलेख में मिला। यह खरोष्टी लिपि में है। इसका समय में पुर्तगाल का ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। यह भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। कुषाण वंश मौर्योत्तर काल में भारत में आक्रमण करने वाला अंतिम शासक कुषाण वंश थे। ये मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया में यूची कबीला 5 भागों में बांटा था। इसी 5 में
से एक भाग कुषाण था। कुषाण वंश का क्षेत्र मध्य एशिया के अनुदरिया नदी से लेकर गंगा के क्षेत्र तक था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफियस थे। आगे देखते हैं। अगला शासक भीम कडफियस बना, जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। यह शैव धर्म को मानता था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्ठ था। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया और इस अवसर पर शक संवत प्रारंभ किया। ठीक है, इसने अपनी राजनीतिक राजधानी पेशावर को बनाया। कहाँ पे बनाया? राजनीतिक राजधानी जो पेशावर को बनाया, जबकि सांस्कृतिक राजधानी तक्षशिला को बनाया। बाद में सांस्कृतिक राजधानी मधुसा को बनाया। आगे देखते हैं। कनिष्ठ ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा यहाँ के दार्शनिक अश्वघोष को अपने साथ लेता गया। इसी अश्वघोष को कनिष्ठ ने अपने राज कवि का दर्जा दिया। ठीक है, कनिष्ठ बौद्ध विद्वान पार्श्व के कहने पर कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन प्रथम सदी में करवाया। ठीक है था। इस बौद्ध सम्मेलन में अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष की भी व्यवस्था की गई। अध्यक्ष पद पर वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष पद पर अश्वघोष को बैठाया गया। नेक्स्ट देखते हैं। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म 2 शाखा में बंट गया। कौन कौन? हीनयान एवं महायान। देखते हैं। कनिष्ठ महायान शाखा को मानता था। कनिष्ठ के दरबार में वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन तथा चरक नामक विद्वान रहते थे। ठीक है, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा। चरक ने चरक संहिता लिखा। ये बौद्ध डॉक्टर थे। नागार्जुन के माध्यमिक सूत्र में सापेक्ष के सिद्धांत की चर्चा की है, अतः इन्हें भारत का आइंस्टीन कहते हैं। नागार्जुन बौद्ध धर्म के शून्यवाद को जानते थे। ठीक है, वासुमित्र नामक विद्वान ने महाविभाष सूत्र की रचना किया, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। निश्चित सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्ठ के शासन काल में जारी किए गए। इन्हें सोना का प्राप्ति पाकिस्तान में हिंदू कुश पर्वत के बीच अलताई पहाड़ी से होता था। ठीक है, कनिष्ठ के समय स्थल तथा समुद्र दोनों मार्ग से व्यापार होते थे। कनिष्ठ के समय उत्तर भारत में बंगाल का ताम्र लिपित बंदरगाह तथा दक्षिण भारत में महाराष्ट्र का सोपरा एवं कल्याण बंदरगाह प्रमुख थे। नेक्स्ट देखते हैं। अज्ञात की रचना पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पोएस से यह जानकारी मिलती है कि कनिष्ठ का सर्वाधिक व्यापार रोम से होता था। ठीक है, कनिष्ठ के समय ही पहली बार नाशपाती की खेती प्रारंभ हुई। इसी के समय अरब नाविक हिम्पालस ने मानसून की खोज की। मानसून अरबी भाषा का शब्द मौसम से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ होता है मौसम के अनुरूप पवन की दिशा। कनिष्ठ को द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्ठ को क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक कहा जाता है। आगे देखते हैं। 105 ईस्वी लगभग में कनिष्ठ की मृत्यु हो गई। इसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, जिस कारण इसके छोटे छोटे सामंत अलग होने लगे। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में वासुदेव की चर्चा मिलती है। इसी वंश के सामंतों ने आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना कर दी। आगे देखते हैं। रेशम मार्ग, सिल्क राउट, यह चीनी या रेशम व्यापार को यूरोप, फारस तथा मध्य एशिया से जोड़ता है। इस मार्ग का दक्षिण भाग हिंद महासागर से
गुजरता था, जबकि उत्तरी भाग कश्मीर तथा हिंदू कुश पर्वत को पार करके गुजरता था। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। यह मार्ग चीन के क्षेत्राधिकार में आता था। ठीक है, आगे देखते हैं। कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। ठीक है, रेशम मार्ग में आमतौर पर वह स्थलीय मार्ग कहलाता है जिसे चीन के हान राजवंश के महायान यात्री यांगत्झेन ने खोला था, जो हान वंश की राजधानी चांगयान से पश्चिम में रोम तक जाता था। ठीक है, रेशम मार्ग के होने वाले व्यापार पर कनिष्क कर टैक्स लेता था, जो उसके अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था। नेक्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कराएंगे गुप्त काल, जो चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।